Empire of Secrets, Episode 1. द ब्लैक बैग। एक्सप्रेसवे, रात, बारिश। एक्सटीरियर, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, रात, भारी बारिश। ड्रोन शॉट, ऊपर से सड़क पर बारिश की चादर, बिजली कौंधती है। फिर एक जोरदार कट, काली एसयूवी हाई स्पीड में दौड़ती हुई, पीछे 3 गाड़ियां। बैकग्राउंड म्यूजिक, तेज इलेक्ट्रॉनिक बीट्स, हार्ट बीट की तरह धड़कती, सस्पेंस का स्तर मैक्स। एसयूवी के अंदर ड्राइवर विक्रम राठौर 40s का एक स्ट्रीम क्लोजअप, पसीने से तर, आंखों में खौफ, एक हाथ स्टीयरिंग पर, दूसरा उसकी जांघ पर रखे काले बैग को पकड़े हुए। विक्रम, फोन पर, कांपती सांस। मैडम, मैं आप तक रिपोर्ट पहुंचा ही रहा था, लेकिन ये लोग, ये तो जानवर है। फोन पर, विकृत आवाज, विक्रम, बैग को किसी भी कीमत पर बचाओ। अगर ये रिपोर्ट उनके हाथ लगी। धमाका, पीछे की खिड़की चकनाचूर, कांच के टुकड़े, विक्रम के चेहरे पर खून बहता है। विक्रम, चीखते हुए, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन ये रिपोर्ट नहीं मरने दूंगा। वह स्टीयरिंग को तेजी से घुमाता है, एसयूवी एक ट्रक को बाल बाल बचाती है, टायरों की चीख, बारिश में सड़क पर स्पार्क्स। स्लो मोशन, स्नाइपर का पीओवी, स्कोप के पीछे की आंखें, बारिश की बूंदें, फिर एसयूवी का टायर टारगेट। गोली निकलती है, बारिश के कणों को चीरती हुई, फिर जोरदार धमाका, टायर फटता है। एसयूवी हवा में उछलती है, पलटती है, सड़क पर कई बार लुढ़कती है, धातु की चरमराहट, शीशे टूटते हैं, फिर एक भयानक धमाके के साथ आंधी पर जाती है। एक्सटीरियर, एक्सप्रेसवे का किनारा, बारिश, लगातार। बारिश की तेज बूंदें। कविता, 22 कॉलेज इंटर्न, बस स्टॉप पर खड़ी, छाता हाथ में, कांप रही है। वह घटना को बेबसी से देख रही है। एसयूवी के मलबे से विक्रम रेंगता हुआ निकलता है, उसकी टांग टूटी हुई, कमीज खून से लाल। बैग उसकी बाहों में सुरक्षित। कविता का क्लोजअप, उसकी आंखों में दहशत, हाथ कांप रहे हैं। कविता, कांपती आवाज, नहीं, नहीं, आप मुझसे दूर रहिए। विक्रम, खून से भरे मुंह, अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए। लड़की, सुन। वह बैग उसकी ओर बढ़ाता है। ये ले। कविता, मैं क्यों लूं? मुझे डर लग रहा है। विक्रम, आंखों में आंसू, एक मरते हुए इंसान की अंतिम विनती। मेरी बात सुन, मेरे पास वक्त नहीं है। अगर ये रिपोर्ट गलत हाथों में गई, तो सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरा महाराष्ट्र जल जाएगा। वह बैग कविता की बाहों में थमा देता है, उसकी आंखें फैल जाती है, वह जमीन पर गिर जाता है, एक बार और कराहता है, फिर शांत हो जाता है। कविता बैग को पकड़े खड़ी, सुन, बारिश उसके चेहरे पर गिर रही है, आंसू बारिश में मिल गए। ध्वनि प्रभाव, दूर से गाड़ियों के आने की आवाज, हमलावर करीब। 3 हमलावर, सूट बूट, मशीन गन लिए एसयूवी के पास आते हैं। हमलावर 1 चिल्लाते हुए, बैग किधर है? उसे ढूंढो। कविता पीछे मुड़कर भागती है, गीले जंगल की ओर। लेकिन तभी दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज, तेज, करीब आती। हमलावर 2 घबराहट में, अरे ये उसकी हेली है, पीछे हटो। हमलावर 1, बकवास। तीनों हमलावर भागते हैं, अपनी गाड़ियों में कूदते हैं, गायब हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर की सर्चलाइट धीरे धीरे जमीन पर पड़ती है, लेकिन हम पायलट या उसमें बैठे को नहीं देखते, बस उसकी परछाई। ऊपर से ड्रोन शॉट, हेलीकॉप्टर बारिश में गायब, नीचे पलटी हुई एसयूवी और विक्रम की लाश। एम्पायर ऑफ सीक्रेट्स, उपन्यास शैली। सीन 2, हीरोइन की एंट्री, डॉ. अनन्या देशमुख। विज्ञान की सफेद दुनिया में एक काला सच। प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक मेडिसिन की लैब मुंबई की भीड़ भरी जिंदगी से कटी हुई दुनिया थी। यहां समय की कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ सफेद कोट, स्टेनलेस स्टील की टेबल और कांच के स्लाइड्स पर जीवन के वे रहस्य थे जिन्हें आम आंखें कभी नहीं देख पातीं। डॉ. अनन्या देशमुख उस लैब की रानी थीं, और उनका साम्राज्य कोशिकाओं का था। सुबह के 7 बज रहे थे, लेकिन अनन्या ने रात भर काम किया था।
उनकी आंखों के नीचे हल्की कालिमा थी, बाल बेतरतीब से एक जूड़े में बंधे थे और सफ़ेद कोट पर कॉफ़ी के दाग थे, लेकिन उनकी नज़र में वह तीव्रता थी जो केवल वही लोग रखते हैं जो अपने काम से प्यार करते हैं। वह माइक्रोस्कोप पर झुकी हुई थीं, उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की गति से चल रही थीं, स्क्रीन पर डीएनए के वे स्ट्रैंड्स उभर रहे थे जिन्हें वह जानती थीं कि किसी और की नज़र नहीं समझ पाती। PCR रिजल्ट्स। उनकी आवाज़ थकी हुई थी लेकिन उसमें वही पेशेवर कठोरता थी जो उनके पूरे करियर की पहचान बन गई थी। टेक्नीशियन ने जवाब दिया, मैडम वायरल लोड 2.3% कम हुआ है। लेकिन हमें अभी और ट्रायल की ज़रूरत होगी। अनन्या ने सीधे होकर चश्मा उतारा। उनके चेहरे पर झलकी वह निराशा जो हर शोधकर्ता महसूस करता है जब आप जानते हैं कि आप सीमा के करीब है, लेकिन फिर भी दूर है। 2.3%। बहुत कम है। उन्होंने अपनी कॉफ़ी का कप उठाया, लेकिन होठों तक नहीं ले गईं। अगर हमने प्रोमोटर को एडिट नहीं किया, तो ये दवा कभी मार्केट में नहीं आ पाएगी। और बिना इस दवा के वह रुकीं। उनकी आंखों के सामने वे बच्चे आ गए, जिनके माता-पिता की नज़रों में वह आखिरी उम्मीद बन चुकी थीं। बीमार बच्चों की उम्मीद खत्म हो जाती है। यही उनकी जिंदगी थी, उम्मीदों और असफलताओं के बीच की जंग। अनन्या ने कभी शादी नहीं की, कभी छुट्टियां नहीं लीं, कभी खुद के लिए नहीं जी। उनका पूरा अस्तित्व इस सफ़ेद लैब में समा गया था, क्योंकि जब वह 10 साल की थीं, तब उन्होंने अपनी माँ को एक बीमारी को मरते देखा था जिसका कोई इलाज नहीं था। उस दिन उन्होंने प्रण लिया, वह डॉक्टर बनेंगी और कोई और बच्चा अपनी माँ को नहीं खोएगा। लेकिन आज उस प्रण को चुनौती मिलने वाली थी, ऐसी चुनौती जो उनकी पूरी दुनिया को उलट-पलट कर रख देगी। अचानक लैब का दरवाज़ा जोर से खुला। अनन्या का कप हाथ से फिसल गया, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ लिया, हालांकि कॉफ़ी की कुछ बूंदें उनके कोट पर गिर गईं। अंदर घुसी कविता, एक इंटर्न, जो हमेशा समय पर आती थी, हमेशा मुस्कुराती थी, लेकिन आज वह जैसे भीगी हुई बिल्ली थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे, बाल बिखरे हुए, चेहरा पसीने और आंसुओं से तर, और उसके सीने से एक काला बैग चिपका हुआ था, जैसे उसकी जान उसी में बसी हो। कविता, अनन्या का दिल एक बार जोर से धड़का। उन्होंने अपनी पूरी टीम को एक नज़र में बाहर जाने का इशारा किया। तू भीगी क्यों है? तुझे तो शिफ्ट 8 बजे है। कविता ने बिना सांस लिए शब्दों की बाढ़ बहा दी, एक्सप्रेसवे, गोलियां, पलटती एसयूवी, मरता हुआ आदमी और वे शब्द जो उसके दिमाग में घर कर गए थे। अगर ये रिपोर्ट गलत हाथों में गई, तो सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरा महाराष्ट्र जल जाएगा। अनन्या ने बिना कुछ बोले कविता को अपनी बाहों में भर लिया। उन्होंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, एक माँ की तरह, एक बड़ी बहन की तरह। शश, रुक, गहरी सांस ले। उनकी आवाज में वह गर्माहट थी जो वे सिर्फ अपने मरीजों को देती थीं। धीरे धीरे बता, क्या हुआ? जब कविता ने पूरी कहानी सुनाई, तो अनन्या का चेहरा रंग बदलता गया। सुनते सुनते वे पत्थर की मूर्ति बन गईं। उनकी आंखों के सामने एक दृश्य उभरा, विक्रम की मौत, एक अजनबी की आखिरी विनती, और वह काला बैग जो अब उनकी टेबल पर रखा था। उनके हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने बैग खोला। अंदर एक पेन ड्राइव, कई मोटी मोटी फाइलें और एक सीलबंद लिफाफा था। उन्होंने पहला पेपर उठाया और उनका दिल जैसे धड़कना भूल गया। प्रोजेक्ट कालीचक्र शीर्षक के नीचे एक मुहर थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टॉप सीक्रेट। अनन्या की सांसें थम गईं। उनकी आंखें फाइल पर जम गईं, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। यह नाम, यह प्रोजेक्ट, उन्हें याद आया। डॉ. अरुण जोशी, उनके गुरु, उनके मार्गदर्शक, वह शख्स जिसने उन्हें जेनेटिक्स की दुनिया में कदम रखना सिखाया था। उन्होंने अपनी आखिरी सांसों में अनन्या से कहा था, प्रोजेक्ट कालीचक्र को रोकना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। उसके बाद उन्होंने अगले ही दिन आत्महत्या कर ली, लेकिन अनन्या जानती थीं, उनका गुरु आत्महत्या नहीं कर सकता था। वह जीवन से प्यार करता था। ये, अनन्या की आवाज फूट गई।
ये मेरे गुरु की आखिरी रिसर्च है। उन्होंने पन्ने पलटे, बायोवेपन डिजाइन, जीन स्ट्रैंड्स, एक वायरस का पूरा जीनोम मैप, और हर पन्ने के नीचे दो जोशी के हस्ताक्षर थे, वही परिचित हस्ताक्षर जो एक बार अनन्या को रिसर्च पेपर पर मार्गदर्शन देते थे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वे रो नहीं रही थीं, वे जल रही थीं। गुस्से से, दर्द से, और एक अजीब सी ऊर्जा से जो उनके भीतर कहीं गहरे दबी थी। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, कविता। उन्होंने कविता की ओर मुड़कर कहा, उनकी आंखें अब आंसुओं से नहीं, बल्कि आग से भरी थीं। ये किसी की मौत का वादा है। और मैं डॉक्टर हूं। मैं मौत नहीं, जिंदगी बचाती हूं। अनन्या उठीं और खिड़की के पास गईं। बाहर मुंबई अपनी भीड़ भरी, गंदी और खूबसूरत जिंदगी जी रहा था। लोग काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, चाय वाले अपनी केतलियां उबाल रहे थे। ये सारे लोग, उन्हें पता नहीं था कि एक काला बैग उनकी मौत की कहानी लिए बैठा है। अनन्या ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी कमजोरी को अंदर ही अंदर दबाया और अपने अंदर की उस डॉक्टर को बाहर निकाला जो हर मुश्किल में मुस्कुराती है। अगर ये रिपोर्ट पब्लिक हुई, तो सरकार गिर जाएगी। अगर ये हमारे पास है, तो वे लोग हमें मारने आएंगे। वह कविता की ओर मुड़ी, उसका हाथ पकड़ा, उसकी हथेली गीली थी, पसीने से। लेकिन अगर हमने इसे छुपाया, तो लाखों लोगों की जान बच सकती है। मैं जोखिम लेने को तैयार हूं। उनकी आवाज में वह दृढ़ता थी जो उनके पिता ने उन्हें सिखाई थी। बेटी, डरना मत, सामने खड़े हो जाना। 2 कविता ने अपने आंसू पोंछे और अनन्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं भी आपके साथ हूं, मैडम। अनन्या मुस्कुराईं, एक मुस्कान जिसमें आंसू, गुस्सा, डर और उम्मीद सब शामिल थे। उन्होंने फिर से फाइल उठाई और उस पर लिखे नाम को देखा, संजय ठाकुर, प्रोजेक्ट हेड। ठीक है, उन्होंने फुसफुसाया, मानो खुद को ही समझा रही हों। अगर ये युद्ध है, तो मैं पहली गोली नहीं चलाऊंगी, लेकिन मैं आखिरी गोली जरूर चलाऊंगी। और उस पल, प्रसाद इंस्टीट्यूट की सफेद दीवारों के भीतर, डॉ. अनन्या देशमुख ने अपनी पहचान बदल ली। एक शोधकर्ता से, एक सिपाही बन गईं। उन्हें अभी पता नहीं था कि इस युद्ध में उनका साथी वही शख्स होगा जिसे वे बचपन में जानती थीं, और जो अब उनका सबसे बड़ा रहस्य बन चुका था। उपन्यास शैली में, कभी-कभी सबसे बड़े युद्ध सफेद कोट पहनकर लड़े जाते हैं। Empire of Secrets, Episode 2. द कैजुअल इनकाउंटर। कभी-कभी सबसे बड़ी मुलाकातें सबसे छोटी टक्करों से होती है। 3 बज रहे थे। मुंबई की धूप लैब की कांच की खिड़कियों को तपा रही थी, लेकिन डॉ. अनन्या देशमुख को इसका एहसास नहीं था। उनकी नज़र उस काली फाइल पर टिकी थी, जो अब उनके कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिजिटल रूप ले चुकी थी। प्रोजेक्ट कालीचक्र के हर अणु, हर कोड को वह रट रही थीं जैसे कोई कवि अपनी कविता को याद करता है। उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर थक चुकी थीं, लेकिन मन अभी भी उसी सवाल के इर्द-गिर्द घूम रहा था, डॉ. अरुण जोशी को किसने मारा? और क्यों? अचानक, लैब का दरवाज़ा बिना खटखटाए खुल गया। अनन्या चौंक गईं, उनका दिल तेजी से धड़का, लेकिन अंदर घुसा चेहरा देखकर उन्होंने राहत की सांस ली। मेरी जान, तू तो यहाँ भूतिया लैब में बैठी बिजली बन रही है। मीरा शर्मा, अनन्या की बचपन की सहेली और अस्पताल की पैथोलॉजिस्ट, अंदर आई। उसने लैब के चारों ओर नज़र दौड़ाई, माथे पर पसीने की बूंदें, सफ़ेद कोट के नीचे चमकीली नीली साड़ी, और चेहरे पर वही पुरानी शरारत भरी मुस्कान थी। मीरा, शोर मत कर। अनन्या ने फाइल को तुरंत बंद किया, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड ने वह नज़र पकड़ ली, वह नज़र जो कहती थी कि कुछ गड़बड़ है। मीरा ने एक कुर्सी खींची और अनन्या के सामने बैठ गई। बोल, क्या हुआ? तूने आज सुबह से मेरा कोई मैसेज नहीं देखा। मैंने सोचा तू मर गई, पर तू तो जिंदा है, बस उतनी ही बौराई हुई है, जितनी पहले थी। अनन्या ने गहरी सांस ली। वह मीरा को बता सकती थी,
वही एकमात्र शख्स थी जिस पर उसे पूरा भरोसा था। लेकिन अगर मीरा को पता चला तो वह भी इस खतरे में पड़ जाएगी। कुछ नहीं, उसने झूठ बोला, बस रिसर्च का प्रेशर है। मीरा ने उसकी आंखों में देखा, दोस्ती के 20 साल उसे सच और झूठ में फर्क करना सिखा चुके थे। अनन्या देशमुख, तू जब झूठ बोलती है तो तेरी बाईं आंख थोड़ी फड़कती है। अभी वही हुआ। उसने अनन्या की बाईं आंख की ओर इशारा किया। बोल, क्या बात है? अनन्या मुस्कुराई, अपनी दोस्त की तीव्र नजर पर। तू बहुत चालाक है, मीरा। मैं चालाक नहीं, मैं तेरी दोस्त हूं। अब बता। अनन्या ने फैसला किया, आधा सच, आधा झूठ। कोई पीछा कर रहा है मेरा। मुझे नहीं पता कौन, पर रात को लैब में कोई घुसा था। मीरा की आंखें फैल गईं। क्या? क्या तूने पुलिस को बताया? नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता वे किसके साथ है। मीरा ने कुछ देर सोचा, फिर उसकी आंखों में चमक आई। ठीक है, तो हम सबसे पहले तेरा चेहरा बदलेंगे। वह खड़ी हुई और अनन्या को खींचकर खड़ा किया। चल, हम बाहर जा रहे हैं। एक कॉफी पिएंगे, मार्केट में घूमेंगे, और तू अपना दिमाग थोड़ा रिलैक्स करेगी। तब तक मैं तुझे अपनी नई साड़ी के बारे में बताऊंगी जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की है और जो आकार में फिट नहीं बैठी क्योंकि मैंने बिना मापे मंगा ली। अनन्या हंस पड़ी, उस हंसी में कई दिनों की थकान निकली। तू सच में पागल है, मीरा? हाँ, और तू बोरी। चल, हम दोनों मिलकर एक परफेक्ट जोड़ी है। उधर, मुंबई के दूसरे छोर पर, कबीर मल्होत्रा अपने ऑफिस में बैठा था, लेकिन उसकी नज़र कंप्यूटर स्क्रीन पर जमी हुई थी। उसके सामने विक्रम की पलती हुई एसयूवी की तस्वीरें थीं, और उनके साथ वह काला बैग था जो अब किसी और के हाथों में था। उसकी उंगलियां मेज पर थाप दे रही थीं, एक आदत जो उसके अंदर के तूफान को छुपाती थी। रघुवीर दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन उसके पीछे एक और शख्स था, कार्तिक, कबीर का टेक्निकल एक्सपर्ट, जो अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँघ रहा था। वह अपनी ही दुनिया में था, जब तक कबीर ने उसकी तरफ देखा। कार्तिक, कबीर की आवाज बिजली की तरह कटी। कार्तिक चौंकर उठा। हाँ, सर। मैं जाग रहा था, मैं सो नहीं रहा था, बस मेरी आंखें बंद थीं। वो भी सोचने के लिए, मैं गहराई से सोच रहा था कि बैग कहाँ हो सकता है। चुप, कबीर ने एक शब्द में उसे रोक दिया। बताओ, क्या मिला? कार्तिक ने अपना लैपटॉप खोला, उसकी उंगलियां तेजी से चलीं, और स्क्रीन पर एक नक्शा उभरा। सर, हमने उस इंटर्न कविता को ट्रेस किया। वह प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक मेडिसिन में काम करती है। और वहाँ की हेड डॉ. अनन्या देशमुख। कबीर ने वाक्य पूरा किया। उसका मन किसी पुरानी याद में खो गया, एक बचपन की तस्वीर, एक बगीचा, और एक छोटी लड़की जो उसे पैर पर चढ़ना सिखा रही थी। लेकिन उसने उस याद को तुरंत अंदर ही अंदर दबा दिया। यह समय भावनाओं का नहीं था। हाँ, सर, कार्तिक ने कहा, और वह रिपोर्ट शायद उसी के पास है। पर एक समस्या है, डॉ. देशमुख बहुत जानी मानी है। अगर हमने कोई गलत कदम उठाया, तो मीडिया। मुझे मीडिया से कोई परेशानी नहीं, कबीर ने टेबल पर मुक्का मारा। मुझे सिर्फ वह रिपोर्ट चाहिए, कार्तिक। चाहे जो करना पड़े। कार्तिक घबरा गया, उसके हाथ कांपने लगे। लेकिन सर, वो डॉक्टर है, हम उन्हें कैसे? मैंने कहा, रिपोर्ट चाहिए, कबीर ने कड़ी आवाज में कहा। वो डॉक्टर मुझे नहीं मिल सकती, बस उसका बैग। समझे? कार्तिक ने फुर्ती से सिर हिलाया, समझ गया, सर। बैग चाहिए, डॉक्टर नहीं, उसने फुसफुसाते हुए अपने आप से कहा। हालांकि अगर वो खूबसूरत हुई तो पता नहीं मेरा दिल क्या कहे। क्या कहा? कबीर की नज़र कार्तिक पर पड़ी। कुछ नहीं, सर। मैंने कहा, बैग चाहिए। जी। कार्तिक ने अपना लैपटॉप उठाया और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया, मानो उसकी जान वहीं सुरक्षित हो। रघुवीर ने कार्तिक की तरफ देखा, फिर कबीर से बोला, सर, हमें डॉ. देशमुख पर नजर रखनी होगी।
शायद उसके जरिए बैग तक पहुंच सकें। कबीर ने गहरी सांस ली। हाँ, उसके ऊपर 2 आदमी लगा दो, पर किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ नजर रखो। जैसा आप कहें, रघुवीर ने कहा और बाहर चला गया। कार्तिक ने पीछे से आवाज दी, सर, एक और बात, संजय ठाकुर के लोग भी उसे ढूंढ रहे हैं। अगर वे पहुंच गए। कबीर ने अपनी कुर्सी का आर्मरेस्ट पकड़ा, उसकी पोरियां सफेद पड़ गईं। तो हम उनसे पहले पहुंचेंगे। जाओ, अभी निकलो। और कार्तिक, अगर तुम्हारी आंखें फिर बंद हुईं। कार्तिक ने दरवाजे की ओर भागते हुए कहा, नहीं, सर, मैं अभी कॉफी पी लूंगा, 2 कप, 4 कप, मैं जागता रहूंगा। शाम ढल रही थी। अनन्या और मीरा एक छोटे से कैफे में बैठी थीं, चाय बिस्किट, जो शहर की भीड़ के बीच एक शांत कोना था। अनन्या का ध्यान इधर-उधर था, उसकी नज़र हर गुजरते शख्स पर टिकती थी, हर खिड़की के पीछे किसी परछाई को ढूंढती थी। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। अरे, उस आदमी को देख, वह कितना अजीब लग रहा है। उसने एक बुजुर्ग आदमी की ओर इशारा किया जो जोर-जोर से खुद से बात कर रहा था। यार, मुझे लगता है, तू उससे भी ज्यादा पागल हो गई है। क्या सोच रही है? कि कोई तेरा पीछा कर रहा है। तू सीरियल देखती है बहुत, स्पाई थ्रिलर की दीवानी। अनन्या मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। शायद मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूं। बिल्कुल, मीरा ने कहा। अब मेरी बात सुन। मैंने कल एक साड़ी ऑर्डर की, ऑनलाइन। वो फोटो में क्या लग रही थी, कमाल। पर जब पैकेट खोला, तो वो मुझसे 2 साइज बड़ी थी। अब मैं उसे पहनूं भी तो कैसे? मैंने उसे वापस भेज दिया है, पर मुझे पता है वो मुझे वापस वही भेजेंगे। अनन्या हंस पड़ी, मीरा के साथ बैठना हमेशा से उसकी थेरेपी रही थी। तो तूने मेजरमेंट क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे खरीदारी के लिए वक्त नहीं है। मेरा पूरा दिन पेशेंस के बीच गुजरता है। आज सुबह एक मरीज आया, उसने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मुझे दर्द है। मैंने कहा। उसने कहा, यहाँ, और अपना सिर खुजलाया। तो मैंने सोचा, हे भगवान, यह तो बड़ी बीमारी है। मीरा ने नाटकीय अंदाज में अपना सिर पकड़ा। अनन्या की हंसी कैफे में गूंज उठी, वह हंसी जो कई दिनों बाद उसके अंदर से निकली थी। तू बहुत बेकार है, मीरा। हाँ, और तू बहुत बोरी। चल, अब मार्केट चलते हैं, मुझे एक नई साड़ी देखनी है। जब वे मार्केट से निकल रही थीं, तभी अनन्या को एक खटका हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस भीड़, बस शोर, बस गाड़ियों के हॉर्न। क्या हुआ? मीरा ने पूछा। कुछ नहीं, अनन्या ने झूठ बोला, लेकिन उसकी आंखें एक बार फिर वहां ठहर गईं, एक पल, जब उसे लगा कि किसी ने उसे पुकारा। वहीं, कुछ दूरी पर, कबीर अपनी कार में बैठा था, लेकिन वह यहाँ किसी को ट्रैक करने नहीं आया था। वह अपने एक पुराने दोस्त से मिलने आया था, जो उसे कुछ सूचनाएं दे सके। लेकिन जैसे ही वह कार से उतरा, उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी, जो भीड़ में अलग दिख रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में एक तीव्रता थी, और वह किसी से डरती हुई लग रही थी। कबीर ने उसे अनजाने में ही देख लिया, एक पल के लिए, और फिर उसकी नज़र हट गई। कौन होगी? उसने सोचा, लेकिन मन ने उसे उसके काम से हटने नहीं दिया। वह अपने दोस्त से मिलने चला गया। लेकिन नियति को अलग मंजूर थी। अनन्या और मीरा भीड़ से बाहर निकल रही थीं, जब अचानक एक शख्स, जो अपने फोन में खोया हुआ था, उनसे टकरा गया। अनन्या का हाथ से कॉफी का कप गिर गया, गर्म कॉफी सीधे उस आदमी की काली शर्ट पर गिरी, जो उसी वक्त वहां से गुजर रहा था। वह आदमी रुका, कबीर मल्होत्रा। उसकी काली शर्ट पर एक गंदा दाग था। अनन्या ने ऊपर देखा, उसकी नज़र एक लंबे, खड़े आदमी पर पड़ी। उसका चेहरा पत्थर जैसा स्थिर था, आंखों में बर्फ थी, लेकिन उन बर्फीली आंखों में कुछ और भी था, एक गहराई,
एक पुरानी कहानी जो शायद कभी किसी ने नहीं सुनी थी। उसके कंधे चौड़े थे, उसकी उंगलियों पर कोई अंगूठी नहीं थी और उसके जबड़े की रेखा पत्थर की तरह सख्त थी। आप क्या कर रहे हैं? कबीर की आवाज कड़क थी, लेकिन उसमें कोई गुस्सा नहीं था, बस एक शांत अधिकार था जो उसके चेहरे से भी बड़ा लग रहा था। अनन्या का दिल धड़क रहा था, डर के कारण नहीं, बल्कि उस ठंडे स्वर ने उसे कुछ देर के लिए अचंभित कर दिया। लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं डॉक्टर हूं, मैं लोगों से डरती नहीं। देखिए, उसने कहा, यह मेरी गलती नहीं है। यह आदमी मुझसे टकराया। उसने उस शख्स की ओर इशारा किया जो पहले ही भाग चुका था। अगर आप इतने महंगे सूट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, तो भीड़ में चलते समय ध्यान भी रखें। कबीर ने अपनी शर्ट पर दाग देखा, एक ठंडी, गहरी नज़र, फिर अनन्या की ओर देखा। उसकी नज़र उसकी आंखों में ठहर गई, एक पल, और उसे कुछ परिचित सा लगा। लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया। मेरा काम रिपोर्ट ढूंढना है, शिकायतें नहीं सुनना। अगली बार जब आप किसी पर कॉफी गिराए, तो माफी शब्द का इस्तेमाल करें। उसकी आवाज अब भी शांत थी, लेकिन उसमें एक तीखापन था। अनन्या ने अपनी भौहें चढ़ाई। वह माफी नहीं मांगने वाली थी, खासकर जब गलती किसी और की थी। माफी? आपको माफी चाहिए, मुझसे टकराने के लिए, या कम से कम अपनी शर्ट को इतना ऊंचा रखने के लिए कि कोई उस पर कुछ गिरा दे? उसने कहा, मेरी शर्ट की कीमत आपके 2 महीने के वेतन से ज्यादा है। अनन्या ने करारा जवाब दिया, और मेरे इलाज से आपकी एक सांस की कीमत भी चुक जाएगी। तो बराबरी हो गई। कबीर की आंखों में एक चमक आई, शायद हैरानी, शायद दिलचस्पी। उसे लगा कि यह लड़की किसी से डरती नहीं, और वह उसे मजेदार लगी। लेकिन उसने वह भावना छिपा ली। ठीक है, कबीर ने धीरे से कहा, तो हम बराबर है। लेकिन अगली बार कॉफी लेकर मत चलिए। अनन्या ने उसकी ओर देखा। उसकी नज़र अब नरम थी, लेकिन फिर भी उसमें वही बर्फ थी। उसने महसूस किया, यह आदमी खतरनाक है। उसकी आंखों में कुछ है, वह कुछ छुपा रहा है। ठीक है, अनन्या ने कहा, मैं ध्यान रखूंगी। और आप? भीड़ में चलते समय सावधान रहें। वह पलटी और मीरा का हाथ पकड़कर चल दी। उसका दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। मीरा ने पीछे मुड़कर कबीर को देखा, फिर अनन्या से कहा, यार, वह तो बहुत हैंडसम था। आंखें बर्फीली पर गहरी। जब वह तुझे देख रहा था, तो मुझे लगा कोई फिल्म का हीरो है। पर तूने तो उसका सुहागा जला दिया। मुझे पता नहीं, और मुझे पता नहीं चाहिए, अनन्या ने कहा, लेकिन उसके मन में वह शख्स घर कर गया था। उसने मुझे देखा, जैसे मुझे पहचान रहा हो। कबीर ने उसे जाते हुए देखा, भीड़ में उसका सफेद कोट, उसके बिखरे बाल, और उसके पीछे उसकी दोस्त। फिर उसने अपनी शर्ट का दाग देखा। वह मुस्कुराया, अपने आप में, एक पल के लिए। यह लड़की कमाल है, बिना डरे सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन उसने अपने आप को संभाला। उसके पास उस पल का समय नहीं था। उसे अपने दोस्त से मिलना था, जो संजय ठाकुर के बारे में कुछ जानकारी दे सकता था। उसने अपनी शर्ट छुपाने के लिए अपनी जैकेट पहनी और आगे बढ़ गया। रात को, जब अनन्या लैब वापस आई, तो उसे पता था, कोई उसके पीछे है। उसने मीरा को घर भेज दिया था, और अब वह अकेली थी, अंधेरे कमरे में, जहां सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी थी। उसके दिमाग में कबीर का चेहरा घूम रहा था, और साथ ही वह डर जो उसे सता रहा था। वह आदमी कौन है? अचानक लैब का दरवाजा खुला। अनन्या ने स्प्रे उठाया, लेकिन अंदर कोई नहीं था, बस एक लिफाफा फर्श पर पड़ा था। उसने झुककर उसे उठाया। अंदर एक नोट था, डॉ. देशमुख, आपके गुरु की मौत कोई आत्महत्या नहीं थी। अगर आपको सच चाहिए तो कल शाम 7 बजे हैदराबाद चौक अकेले आइए। उसके हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। यह जाल हो सकता है, लेकिन अगर यह सच है, तो मुझे जाना होगा। उधर कबीर अपने ऑफिस में बैठा था।
रघुवीर ने अंदर आते ही कहा, सर हमें वह फोटो मिल गई। उसने कबीर के सामने एक तस्वीर रखी सीसीटीवी फुटेज की, जो उस रात एक्सप्रेसवे पर ली गई थी। उसमें एक लड़की थी जिसके हाथ में वह काला बैग था। कबीर ने तस्वीर उठाई और उसकी सांसें थम गईं। वही लड़की, वही सफेद कोट, वही बिखरे बाल, वही बेखौफ नजर, वही जिसने आज उसकी शर्ट बर्बाद की थी। ये कबीर की आवाज में एक अजीब सी कंपी थी, जैसे उसके होश उड़ गए हों। ये वही है जो मुझसे आज टकराई, रघुवीर ने कहा। सर, यह डॉ. अनन्या देशमुख है, वही जिनके पास रिपोर्ट है। कबीर खड़ा हो गया, तेजी से, जैसे उसके अंदर कोई चिंगारी भड़क गई हो। उसकी आंखों में अब बर्फ नहीं थी, बल्कि आग थी। वही लड़की जो किसी से नहीं डरती, जो बिना माफी मांगे सामने खड़ी हो जाती है, उसी के पास वह रिपोर्ट है। उसे ढूंढो, कबीर ने कहा। उसकी आवाज अब कड़क थी। अभी, हर हाल में। दूसरे दिन अनन्या हैदराबाद चौक पर खड़ी थी, भीड़ के बीच। उसकी नजरें हर तरफ थीं। वह अकेली थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक उसे दूर से एक लंबा कद आदमी दिखा, कबीर, जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन वह उसे नहीं पहचान पाई, उसकी नजरें कहीं और थीं। फिर भी उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई उसके करीब आ रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन भीड़ में कबीर खो गया था। तभी पास ही एक जोरदार धमाका हुआ, एक कार के टायर फट गए और हर तरफ भगदड़ मच गई। अनन्या भीड़ में धकेली गई और जब उसने आंख खोली तो वह दूर कहीं चली गई थी, उसका सामान बिखरा हुआ और वह काला बैग उसके हाथ से छूट गया था। कबीर भीड़ को चीरते हुए उस तरफ बढ़ा, उसने अनन्या को देखा, लेकिन जब तक वह पहुंचा, वह लड़की भीड़ में गायब हो चुकी थी। कबीर ने बैग उठाया, उसे खोला, लेकिन अंदर कुछ नहीं था, बस खाली कागज और एक नोट, तुम हमसे पीछे रहे, मल्होत्रा। उसके हाथ मुट्ठी में बंद हो गए, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प थी। वही लड़की जिससे वह आज मिला था, जिसने उसकी शर्ट बर्बाद की थी, वही अब उसकी सबसे बड़ी पहेली बन गई थी। उधर अनन्या एक गली में छिपी हुई थी, उसकी सांसें तेज थीं, उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक दृढ़ मुस्कान थी। उसने बैग बदल दिया था, असली रिपोर्ट उसके पास थी और वह खाली बैग कबीर को मिल गया था। अब उसने फुसफुसाया, मेरी बारी है, मुझे पता है तुम कौन हो, कबीर मल्होत्रा, और अब मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अनन्या गली से बाहर निकली, उसके हाथ में असली बैग था, उसके दिल में एक नई जंग थी। लेकिन जैसे ही वह मुख्य सड़क पर पहुंची, उसकी नज़र सामने खड़े एक शख्स पर पड़ी, वही शख्स जिसकी शर्ट पर उसने कॉफी गिराई थी, कबीर मल्होत्रा। लेकिन अब वह बिना जैकेट के था और उसके हाथ में एक फोटो थी, अनन्या की वही तस्वीर जो सीसीटीवी में थी। वह उसकी ओर देख रहा था, उसकी आंखों में अब बर्फ नहीं थी, बल्कि सवाल थे, और उन सवालों के पीछे एक जलती हुई जिज्ञासा थी। अनन्या रुक गई, उसका दिल थम गया, उसने सोचा, वह मुझे पहचान गया। लेकिन फिर एक बस आई और भीड़ उसके और कबीर के बीच आ गई। अनन्या ने मौका देखकर भीड़ में कूदकर खुद को छुपा लिया। जब कबीर भीड़ को चीरकर उस तरफ पहुंचा, तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ बिखरा हुआ सामान, और वह फोटो जो अनन्या ने गिरा दी थी, उसमें वही लड़की थी, वही आंखें, वही बेखौफ नजर। उसने फोटो उठाया और उसे छाती से लगा लिया। तू कहाँ हो, अनन्या? उसने फुसफुसाया, और उसकी आंखों में वह अजीब सी चमक आ गई, जो शायद प्यार नहीं, लेकिन एक गहरी तलाश थी, एक ऐसी तलाश जो शहर की सड़कों से भी बड़ी थी। मैं तुझे ढूंढूंगा, चाहे मुझे पूरा मुंबई खंगालना पड़े। वह पलटा और भीड़ में गायब हो गया। लेकिन उस गली के एक कोने में, छिपी हुई, अनन्या सांस रोके खड़ी थी, उसने सब सुना था। उसका दिल धड़क रहा था, डर से नहीं, बल्कि उस अजीब एहसास से जो उसे न समझ आ रहा था। कबीर मल्होत्रा। उसने खुद से कहा, तू कौन है?
और तुझे मेरे गुरु की रिपोर्ट से क्या लेना देना? रात की सड़कें उसके सवालों से भर गईं और मुंबई की रोशनियां दो अजनबियों के बीच एक पतली दीवार बन गईं जो अब टूटने वाली थी। क्या अनन्या सच जान पाएगी? क्या कबीर उसे ढूंढ पाएगा? और दोनों के बीच की वह पुरानी याद क्या है जो अब उन्हें एक करने वाली है? जानने के लिए एम्पायर ऑफ सीक्रेट्स का अगला एपिसोड जरूर पढ़िए। और ऐसी ही दमदार माफिया, सस्पेंस और रोमांस नॉवेल्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए।